हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है उनको हम डिराइव करेंगे, उनकी जो इक्वेशंस हैं वो डिराइव करेंगे। ओके, सो इन दोनों को डिराइव करने से पहले, इन दोनों इक्वेशंस को डिराइव करने से पहले हम थोड़ा सा इंडिकेटर डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। और आपने पहले भी इंडिकेटर डायग्राम को पढ़ चुका है, हमने डिस्कस किया था पहले भी इंडिकेटर डायग्राम। और आगे जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम हीट इंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। और हीट इंजन के लिए जो ये इंडिकेटर डायग्राम है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है हीट इंजन की, उसको समझने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है ये इंडिकेटर डायग्राम। ओके, सो इसको आप अच्छे से समझिए, इंडिकेटर डायग्राम को कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सो ये आपका एक इंडिकेटर डायग्राम है। वाई एक्सिस पे पी और एक्स एक्सिस पे हम हमेशा वॉल्यूम को लेंगे। वाई एक्सिस पे पी को लेंगे एंड एक्स एक्सिस पे वी को लेंगे। ओके, और ये जो ए एंड बी हैं, दीज आर द इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट एंड फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट रिस्पेक्टिवली। इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट ये ए है और ये है बी, फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, और ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, ये है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो आप ज़रा एक बार फिर से वहाँ देख लीजिए। पीछे जो आपके लेक्चर्स हुए हैं उनमें आप नोट्स में देख सकते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। ओके, वैसे आपको मैं बता देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो हमने पढ़ा था कि जो प्रत्येक, अगर माना ये पूरी एक प्रोसेस है तो प्रत्येक पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ओके, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। नाउ हमें पीवी डायग्राम से पहले भी हम बता चुके हैं कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वर्क डन निकाल सकते हैं, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू होता है पीडीवी। ओके, और पीडीवी हम आसानी से इस पीवी डायग्राम से निकाल सकते हैं, जिसको कि हम इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। ओके, सो ये एक बात और बतानी है कि प्रत्येक पॉइंट इस कर्व पे, या ये जो ट्रेस किया हुआ है ए टू बी, जो कर्व ट्रेस है, इसमें प्रत्येक पॉइंट जो है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट ऑफ द सिस्टम यानी कि पी कॉमा वी, इन टर्म्स ऑफ पी कॉमा वी। ओके, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, जितने भी पॉइंट लेंगे वो क्या करेगा, उस सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि वर्क डन, सपोज एक गैसेस सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द प्रेशर पी इज पी डी वी एज वी नो, एंड वेयर डी वी इज द इनफाइनाइटेसिमली चेंज इन वॉल्यूम। ओके, सो पी डी वी आपको पता है, वर्क डन जो होगा गैस के द्वारा जो वर्क डन किया है वो क्या है, इन एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द प्रेशर। प्रेशर जब एक्सपेंड हो रहा है उसके अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ है गैस के द्वारा वो होगा पी डी वी। ओके, जहाँ पे कि जो डी वी है वो क्या है, बहुत ही छोटा, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनेटेसिमल लिख रहे हैं हम इसको, इनफाइनेटेसिमल चेंज, यानी कि बहुत 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 सूक्ष्म जो चेंज आएगा वॉल्यूम में वो है डी वी। ओके, और अगर हम डी डब्ल्यू की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या हुआ, बहुत छोटा छोटा छोटा, बहुत सूक्ष्म जो कार्य किया गया है वो है डी डब्ल्यू। ओके, तो आप लोगों को पता है, अगर हमें बहुत ये इंटीग्रेट कर दें, अगर हम इस पी डी वी को इंटीग्रेट कर दें अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी प्रोसेस के दौरान जो किया गया वर्क, किया गया कार्य है। ठीक है, तो फॉर फाइनाइट प्रोसेस ए टू बी जो ये प्रोसेस है, द वर्क डन डब्ल्यू विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ओवर पी डी वी। ठीक है, और हम इस इंडिकेटर डायग्राम में हमने ये भी पढ़ा है कि जो वर्क डन है वो हम निकाल सकते हैं क्या, एरिया अंडर द कर्व, एरिया
अंडर द कर्व वर्क डन इज इक्वल टू, ओके। सो वर्क डन, यहाँ पर जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कर्व कौन सा है, ये ए टू बी जो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रही है उसको जो हमने यहाँ ये ड्रॉ किया है इस इंडिकेटर डायग्राम में, वो है ए टू बी कर्व को शो कर रहा है, ओके। तो ए टू बी, तो एरिया अंडर द ए टू बी, ए बी इज व्हाट, दिस शेडेड पोर्शन, ओके। सो जो एरिया होगा वो कितना होगा, ए बी बी ए, so A B B A, this will be the area under the curve AB and this will be the work done, okay। so W is equal to हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर PdV is equal to area AB BA। so indicator diagram directly indicates the work done by the engine during each cycle of operation, the work being equal to the area enclosed by the indicator diagram, ये यही लिखा हुआ है। और जो ईच साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे, इंजन वर्क डन बाय द इंजन ड्यूरिंग ईच साइकिल, ये हम आगे पढ़ेंगे हीट इंजन में, ओके। सो वर्क डन इज, यहाँ पर जो वर्क का जो साइन कन्वेंशन है इस पीवी इंडिकेटर डायग्राम के लिए, वैसे तो हमने साइन कन्वेंशन पहले भी पढ़ा है, वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव होगा। सो यहाँ पर पीवी इंडिकेटर डायग्राम के अकॉर्डिंग जो साइन कन्वेंशन होगा उसको भी याद रख लीजिए कि वर्क डन इज पॉजिटिव कब, इफ द इंडिकेटर डायग्राम इज ट्रेस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि अगर जो इंडिकेटर डायग्राम है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वर्क डन होगा क्या, पॉजिटिव। अगर ये डायग्राम कुछ ऐसा होता, अगर ये कर्व इस तरीके से और ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वर्क डन इज नेगेटिव, ओके। सो अगर डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन इज नेगेटिव, एंड अगर डायरेक्शन इंडिकेटर डायग्राम में जो ये कर्व है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, ओके। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। नाउ द मेन टॉपिक इज वर्क डन ड्यूरिंग एन आइजोथर्मल प्रोसेस। आइजोथर्मल प्रोसेस भी आप लोगों को सबको पता है, आइजोथर्मल प्रोसेस ये कई बार हम पढ़ चुके हैं कि आइजोथर्मल प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ओके। सो आइजोथर्मल प्रोसेस के लिए हम इंडिकेटर डायग्राम बना करके और फिर इसके लिए वर्क डन जो है वो उसका डेरिवेशन करते हैं वर्क डन के लिए, ओके। सो हमने मान लेते हैं कि इनिशियल स्टेट सपोज ए है किसी प्रोसेस का और फाइनल स्टेट जो है वो बी है प्रोसेस का, ओके। सो सपोज गैसेस सिस्टम ही है, तो व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइजोथर्मली, वर्क इज डन बाय इट, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वर्क इज डन बाय इट। अगर कोई गैस को हम एक्सपेंड होने के लिए अलाउ कर दें तो हम कहेंगे कि वर्क जो डन हुआ, वर्क जो कार्य किया गया वो इसके ही द्वारा किया गया, किसके द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा। सिस्टम क्या है यहाँ पे, सिस्टम हम यहाँ पर तो केवल गैस लिख रहे हैं, लेकिन गैस जो है वो किसी सिलेंडर के अंदर होगी और उसमें एक पिस्टन भी होगा। सो जो वो पूरा जो सिस्टम है गैस के साथ वो होगा आपका पूरा एक सिस्टम, ओके। तो जो वर्क डन हुआ ये सिस्टम के द्वारा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये गैस यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है खुद, ओके। सो आइजोथर्मली एक्सपेंड हो रही है जबकि, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस तरीके से अगर कोई प्रोसेस है सपोज, तो उसके लिए इनिशियल स्टेट सपोज ए थी और फाइनल स्टेट अब क्या है, बी है। इनिशियल स्टेट में जो था वॉल्यूम सपोज V1 था, और जब गैस एक्सपैंड हुई और एक्सपैंड होने के बाद जब वो स्थिर हो गई है तो जो अब फाइनल जो वॉल्यूम है वो सपोज क्या है, V2 है, ओके। सो V1 से V2 में एक्सपैंड होने में, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक एक्सपेंड होने में जो कार्य किया गया है, जो वर्क डन बाय द गैस बाय द सिस्टम, वो हम निकालेंगे, ओके। सो इस जो इंडिकेटर डायग्राम है इसमें एरिया ऑफ शेडेड स्ट्रिप, ये जो शेडेड, एक मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली है यहाँ पर, ये स्ट्रिप, ओके, ये स्ट्रिप ले ली है छोटी सी, और इसकी जो ये जो
एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो करेगी वर्क डन फॉर अ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी। ओके, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है, ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व ए बी, ये पोर्शन जो है वर्क डन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन फ्रॉम एक्सपेंडिंग फ्रॉम V1 to V2, वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम एक्सपेंडिंग फ्रॉम V1 to V2, वो क्या है, ये पूरा शेडेड पोर्शन। ओके, सो ये जो छोटा सा स्ट्रिप लिया है, ये जो शेडेड स्ट्रिप दिख रही है, ये क्या होगी, ये वर्क डन, ये भी वर्क डन होगी, बट V1 से V2 तक के एक्सपेंड होने के लिए नहीं है, स्मॉल चेंज DV के लिए ये क्या है, वर्क डन है। ओके, so this is the area, this area of the shaded strip is equal to the work done for a small change in volume dV, small change, infinitesimal change of volume। ओके, सो अगर मुझे क्या करना है, पूरा वर्क डन निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, PdV को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये शेडेड स्ट्रिप का हमें पता है, यानी कि हमें स्मॉल, हम ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी, हम आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी कई बार पढ़ चुका है। अगर हम एक छोटे से इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम या इन्फिनिटेसिमल एरिया के लिए, अगर हम एरिया का हमें पता है, ओके, सो तो हम क्या करते हैं, पूरे सरफेस के लिए निकाल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो चाहे कुछ भी हो। तो वर्क डन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, वर्क डन हम इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए पता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, V1 से V2 तक के एक्सपेंड होने के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वर्क डन विल बी V1 to V2 इंटीग्रेशन ओवर V1 to V2 PdV, या हम लिख सकते हैं एरिया AB BA, यही आएगा, V1 से V2 तक जो एक्सपेंड होने में जो वर्क डन हुआ, PdV वो जो है वो कितना होगा, एरिया AB BA। नाउ कंसिडरिंग 1 ग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, तो PV इज इक्वल टू है आपके पास RT, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए, हमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक तो आपका V भी है और P भी है, दोनों ही वेरिएबल है, और हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो है V में, वॉल्यूम की है लिमिट्स। तो हम क्या करें, अगर इस P को अगर हम क्या कर दें, V में चेंज कर दें, वॉल्यूम में चेंज कर दें, तो हमारे इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, PV इज इक्वल टू RT से हमने P की वैल्यू रख दी RT अपॉन V, और हमें इसमें पता है कि R तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यों, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो T भी कांस्टेंट है। ओके, सो हम तो जो यहाँ पर वेरिएबल अब होगा वो V के टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि RT तो क्या है, कांस्टेंट है। तो पुट कर दो ये वैल्यू, P इज इक्वल टू RT अपॉन V इस इक्वेशन में, तो W इज इक्वल टू V1 to V2 इंटीग्रेशन RT अपॉन V, P की जगह पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया RT अपॉन V dV। ओके, सो RT कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, तो V1 to V2 dV अपॉन V, यहाँ आ गया RT, dV अपॉन V है, तो इसका इंटीग्रेशन आप सबको पता है क्या होगा, LNV, LN मतलब लॉग बेस E। ओके, LNV V1 to V2 जो है, हम ये क्या रख देंगे लिमिट्स रख देंगे। ओके, सो RT LN V2 अपॉन V1 आ गया ये, क्योंकि ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा RT तो बाहर है, और ये हो जाएगा LN, जब हम लिमिट्स रख देंगे तो हो जाएगा LN V2 माइनस LN V1। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं RT तो बाहर है ही, RT LN V2 अपॉन V1, log m माइनस n को log m अपॉन n लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब आपको पता है। या फिर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू RT इंटू लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में अगर हम चेंज करते हैं, तो ये 2.303 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2.303 LN की जगह पर अब क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 लिख दिया मैंने, तो बेस 10 के फॉर्म में हमने ये कैलकुलेट किया है वर्क डन। So W is equal to RT into 2.303 log 10 V2 upon V1. This. Okay.
सो दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जो ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं वो क्या है, दोनों एक ही कर्व पे पॉइंटेड हैं। ओके, एक ही कर्व में है ये दोनों, एक ही जो आइसोथर्मल प्रोसेस सॉरी ये जो कर्व है प्रोसेस के दौरान, जो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो कर्व मिला हमें, ये इसी पे ही ए भी है और इसी पे क्या है, बी भी है। ओके, सो हम लिख सकते हैं क्या, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, तो यहाँ से इस V1 को इधर ले जाइए आप राइट हैंड साइड में, और V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। P2 इधर आ जाएगा और V1 इधर चल जाएगा, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। सो W इज इक्वल टू RT इंटू 2.303 log 10, और ब्रैकेट में V2 अपॉन V1 की जगह पे क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं कि वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हो सकता है आपके पास ये डेरिवेशन आ जाए, हो सकता है आपके पास ये डेरिवेशन आ जाए। ये डेरिवेशन आ गया तो आपको ये वाला डेरिवेशन करना पड़ेगा, और ये डेरिवेशन आ गया तो केवल यही यहीं तक स्टॉप हो जाइए। ठीक है, सो फॉर द सिस्टम चेंज इन, अच्छा दिस सिस्टम, फॉर दिस सिस्टम यानी कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो सिस्टम है उसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ज़ीरो होती है क्योंकि डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, इसको हम लिख सकते हैं CV/dt। अब जब जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो dt क्या होगा आपका, ज़ीरो। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो चेंज तो हुआ ही नहीं किसी कुछ टेम्परेचर में, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर क्या है, ज़ीरो है। और चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या है, ज़ीरो। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है इस सिस्टम के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कोई सिस्टम है जो आइसोथर्मल प्रोसेस में है, तो उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा U की जगह पे ज़ीरो, सो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। तो हम लिख सकते हैं इसको द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, क्योंकि यहाँ आ जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू delta W. So the heat absorbed by the system is equal to work done by the system. ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यही मैंने आपको कल एक होमवर्क भी दिया था, तो इसमें भी थोड़ा बहुत उसमें भी थोड़ा बहुत यही लॉजिक है। ठीक है, तो वो होमवर्क भी आप जब फिर से एक बार और देखोगे तो उसमें ये लॉजिक जरूर देख लेना कि ये क्या अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस में इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, नाउ वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो है हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पीवी इंडिकेटर डायग्राम बना लेंगे। पीवी इंडिकेटर डायग्राम के लिए वही ये इनिशियल स्टेट सपोज ए एंड फाइनल स्टेट क्या है, बी है, और ये जो है यहाँ पर इनिशियल स्टेट में सपोज गैस का जो वॉल्यूम था वो V1 था, और फाइनल स्टेट में जो गैस का वॉल्यूम हुआ वो कितना हुआ, V2 हो गया। ओके, सो अब सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। अच्छा ये लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप जानते हो कि क्या, द प्रोसेस इन विच द सिस्टम अंडरगोज in such a way that heat do not leaves or enters। ठीक है, तो ना तो हीट क्या करती है, ना तो क्या करती है एब्जॉर्ब सॉरी एंटर करेगी, ना तो क्या करेगी, लीव करेगी। तो हीट डजंट लीव और एंटर्स। तो जब हीट एंटर भी नहीं करेगी, लीव भी नहीं करेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। ओके, थर्मली इंसुलेटेड है मतलब ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं है। फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, किससे इंसुलेटेड है, सराउंडिंग्स से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है। हीट जो है, हीट एनर्जी वो कांस्टेंट है। ठीक है,
सो वर्क डन बाय द गैस फॉर एन इंक्रीज इन वॉल्यूम डीवी इज पीडीवी। ये तो आपको पता ही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क डन जो है, यहाँ ऊपर लिखा था वर्क डन बाय द गैस फॉर एन इंक्रीज इन वॉल्यूम डीवी इज पीडीवी। अच्छा, वैसे ही स्ट्रिप ले रखी है इसमें भी, जैसे पहले पीछे ली थी। और ये स्ट्रिप का जो वॉल्यूम यहाँ पर जो ये वॉल्यूम कवर किया है इसने, ये छोटा सा वॉल्यूम इज डीवी। ओके, ये डीवी है, लिखा हुआ नहीं है मैंने। सो वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम V1 टू V2 कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे, पी डीवी को इंटीग्रेट कर देंगे V1 टू V2, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ए बी बी ए। ठीक है। सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, आपको ये भी पता है कि हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक रिलेशन ये डिराइव किया था, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, पॉइजन्स रिलेशन, पॉइजन्स लॉ। सो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को सपोज हमने मान लिया कितना, के है। ठीक है। सो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू के अपॉन वी गामा, वी टू द पावर गामा। ओके, सो अब मैं इस P की जगह पे, यहाँ इस P की जगह पे क्या रख दूँ, के अपॉन वी गामा। ठीक है। सो W इज इक्वल टू V1 टू V2 के अपॉन वी गामा dV, ये हमने रख दिया। सो के बाहर ले सकते हैं क्योंकि के कांस्टेंट है। 1 अपॉन वी गामा dV इज इक्वल टू के V1 टू V2, V इसकी पावर माइनस गामा हो जाएगी dV। अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी है, V की पावर माइनस गामा dV। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस, आपको पता है अगर पावर में है माइनस, सपोज माइनस m है तो माइनस m+1 हो जाएगा। ठीक है, ये जितनी भी पावर होगी इस इंटीग्रेट होता है तो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, और डिवाइड भी उसी से हो जाता है। तो वही क्या है, V की पावर माइनस गामा +1 अपॉन कितना आया, माइनस गामा +1, वो नीचे पे भी उसे उतने से डिवाइड हो जाएगा। सो V की पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस गामा। तो V1 टू V2 ये लिमिट्स रख देंगे तो ये आ जाएगा कितना, के अपॉन 1 माइनस गामा भी है, के अपॉन 1 माइनस गामा, और अंदर रह जाएगा V2 की पावर माइनस गामा +1 माइनस V1 पावर माइनस गामा +1, और यहाँ के अपॉन 1 माइनस गामा, और यहाँ इसको हम नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन V2 की पावर माइनस गामा माइनस 1 अपॉन V1 की पावर 1 माइनस गामा। ओके, और अब हमें ये भी पता है कि A एंड B जो हैं वो सेम एडियाबैटिक कर्व पे हैं, तो हम ले सकते हैं P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू K। सो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, इस K को अंदर ले गए, K अपॉन V2 1 माइनस गामा, और K अपॉन V1 1 माइनस गामा, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है। सो 1 माइनस गामा, और K की जगह पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर V2 है फर्स्ट टर्म में, तो इस K को हम लिख देते हैं ये वाला P2 V2 पावर गामा, और यहाँ पर जो सेकेंड टर्म में V1 है तो इस K को हम V1 वाली टर्म्स में लिख देते हैं। तो ये लिख दिया हमने P1 V1 गामा अपॉन V1 1 माइनस गामा। ठीक है। सो W इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो इस वाली इक्वेशन में P2 ये V2 गामा, सॉरी ये था V2 गामा, और नीचे से V2 की पावर 1 माइनस गामा है तो ऊपर ला देंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस गामा। ओके, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, P2 V2 और माइनस, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया है इस वाली लाइन में। 1 माइनस गामा तो ये ऊपर था, यहाँ पर नीचे जब जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा करेक्शन करने की ज़रूरत है, इस वाली लाइन में करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर V2 की पावर होगा
यहाँ पे तो ये था माइनस गामा प्लस वन ना, तो नीचे जाएगा तो गामा माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, गामा माइनस वन। ये थोड़ा ये गलत हो गया है यहाँ पर, इसको आप सही कर लीजिए। V2 की पावर गामा माइनस वन और माइनस यहाँ पर V1 की पावर गामा माइनस वन, क्योंकि हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं, 1/V2 करने जा रहे हैं, तो इसकी पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर इसलिए ये वाला टर्म जो है ये कैंसिल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए आप, ये नीचे जो है ये है K/V2 की पावर गामा माइनस वन होगा, ठीक है, गामा माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए V2 की पावर गामा, और नीचे जो है इस ये गलत है, वन माइनस गामा क्या था, गामा माइनस वन था, तो ये हो जाएगा V2 की पावर ये हो जाएगा गामा माइनस वन है तो माइनस गामा प्लस वन, तो ये कैंसिल हो गए। तो ये वाला टर्म जो है V2 की पावर गामा माइनस गामा यानी कि V2 की पावर जीरो यानी कि वन, तो ये आ गया कितना P2V2, ठीक है, P2V2 आ गया। ऐसे ही ये वाला टर्म भी ये सही कर लेंगे, नीचे वाला करेक्शन कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा P1V1, ठीक है। तो ये आ गया आपकी क्वेश्चन 3। नाउ टेकिंग टेम्परेचर्स T1 एंड T2 एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली, अगर A पॉइंट पे अगर टेम्परेचर T1 है और B पॉइंट पे टेम्परेचर T2 है, तो हम लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू RT1 और P2V2 इज इक्वल टू RT2। तो P1V1 की जगह पे हम इस इक्वेशन में P1V1 की जगह पे लिख देते हैं RT1 और P2V2 की जगह पे लिख लेते हैं RT2, और सब्सटीट्यूट कर दो, अगर इसको सब्सटीट्यूट कर दो इन वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा RT2, P2V2 की जगह पे रख दिया RT2, और P1V1 की जगह पे रख दिया है क्या, RT1, तो ये रख दिया, ठीक है। सो अब जो है वो हो जाएगा, R कॉमन ले लीजिए बाहर, R कांस्टेंट है, तो R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, या R/1 माइनस गामा को हम लिख दें गामा माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं क्या, T1 माइनस T2, ये माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले करके नीचे तो वन गामा माइनस वन हो गया, ठीक है। सो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो आपके पास उसकी इक्वेशन ये आ गई। तो वर्क डन, हमेशा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स T1 एंड T2। ये याद रखना है कि इसमें जो वर्क डन होगा वो हमेशा इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर्स पे ही डिपेंड करता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और कल हम थोड़ा सा इसमें और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।